लेकिन शान तो सबसे तौबा कर चुके हैं। वो फिलहाल किसी सोशल साइट का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपना फोन भी उन्होंने बंद कर ड्रॉर में रख दिया है। और कोई जवाब ना देख पूर्वी बोली, यूवी आप एक काम करिए ना, प्लीज लखनऊ चले जाओ और वहाँ मेरी अकेडमी में प्रशांत सर से कांटेक्ट कर उन्हें अर्पिता मैम के बारे में बताना। उनसे कहना उनकी पत्नी और एक गुड न्यूज़ दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं। यूवी ठीक है, तुम कह रही हो तो अवश्य चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और घर से अकेले टहलने नहीं निकलना। यूवी ये खबर सुन मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकती। मन कर रहा है अभी खुशी से मैम के गले लग जाऊं, लेकिन वो तो कोमा में है। आप प्लीज जाइए, आपने जो कहा मैं सारी बातें मानूंगी। आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मैम को हमारे घर ले चलिए। काका हम ले जा सकते हैं ना मैम को? पूर्वी ने वैद्य जी से पूछा तो वैद्य जी ने सधे हुए शब्दों में कहा, हाँ ले जा सकती हो, बस कुछ औषधियां और जड़ी बूटियां हैं जो इनकी देह पर नियमित लगाते रहना है, जिससे इनके शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्वों की पूर्ति होती रहे। जी काका, इसका मैं ध्यान रखूंगी, नहीं तो फिर आप हैं एक निश्चित समय आकर मेरी सहायता कर दिया करें। पूर्वी ने कहा तो वैद्य जी बोले, हाँ बिटिया, अब भला बिटिया की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? ठीक है चलो। कहते हुए यूवी ने अर्पिता को उठाया और पूर्वी के साथ उसे वहां से अपने घर ले आता है। घर के अतिथि कक्ष में उसे ठहरा देता है और स्वयं आवश्यक चीजें ले लखनऊ के लिए निकल जाता है। वहीं शिमला में शान बच्चों के टूर के लिए रियाज करा रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के स्थान पर गंभीरता है। शान पूरी तरह बदल चुके हैं। उनका स्वभाव, उनकी आदतें दोनों पहले से भिन्न हो चुकी हैं। मस्त मौला शान अब धीर गंभीर हो चुके हैं। मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर अब आती ही नहीं है। यहाँ तक कि अल्फाज भी अब व्यर्थ में नहीं जाया करते। अजय को सब केवल संगीत की क्लास में ही बोलते हुए देखते हैं। उससे अलग तो उनकी आंखों से ही लोग डरने लगते हैं और रही सही कसर जुबान से लड़कते अल्फाज पूरी कर देते हैं। बात करने का अंदाज ही बदल चुका है, क्योंकि अब शान होकर अजय बन चुके हैं। वो अजय जो अजय है। ये प्रकृति का स्वभाव है। जिसके बारे में इंसान जान नहीं सकता, उसके बारे में जानने के लिए इंसान ललायत रहता है। शान से अजय तक का सफर में मिले दर्द को प्रशांत अपने मन में दबाए हैं, और वो दर्द जो हर शाम उनके रेंटेड रूम में इनकी पगली के सामने निकलता है। शान, आज का अभ्यास समाप्त हुआ। कल नियत समय पर सभी छात्र क्लास में ही मिलेंगे। नियत अर्थात नियत। 1 मिनट की देरी भी मुझे स्वीकार नहीं। अब कोई आए या ना आए, मैं तो देरी से ही आऊंगी। आखिर इस अकेडमी के मालिक की बेटी हूं, क्यों ना आऊं देर से? मेरा आना तो बनता है। एक अल्हड़ और जिद्दी 18 वर्ष की लड़की ने फुसफुसाते हुए अपनी दोस्त दिया से कहा, और शान ने उसे फुसफुसाते हुए देखा तो बोले, टिया लीव द क्लास नाउ। टिया, वाई मिस्टर अजय, दिस इज माई फादर्स अकेडमी। ये सुन अजय एक और टीचर मालिनी की ओर देख बोले, कॉल द मिस्टर अभिनव राइट नाउ। और शान की बात सुन टिया घबराते हुए बोली, सॉरी मैं अभी बाहर जाती हूँ। कह टिया अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। शान फिर आगे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 2 दिन बाद आप लोगों की परफॉर्मेंस है, और हर बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता जीतने पर कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। बस लगन से, पूरे मन से गाना है। इतनी लगन से गाना है कि आपके गायन से लोग खुद ब खुद झूमने पर मजबूर हो जाएं। बस आपको पूरे मन से कोशिश करनी है। याद रखिएगा, यह प्रतियोगिता बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि रेडियो और टेलीविजन पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप सबके भविष्य के लिए ये एक सुनहरा मौका है। हुनर आपका और मौके पर चौके मारने का जज्बा आपका। हमेशा की तरह मैं कल नहीं आऊंगा, किसी जरूरी काम से बाहर जाऊंगा। कहते हुए शान चुप हुए और वहां से निकलकर बाहर आते हैं, जहां उनकी नजर क्लासरूम की खिड़कियों पर चौक से कार्टून इमोजी बनाती टिया पर पड़ती है, जो बड़बड़ाती भी जाती है। बड़े ही 30 मार खा समझते हैं खुद को। बताओ, मुझे टिया द लेजेंड को क्लास से बाहर निकाल दिया, वो भी सब स्टूडेंट्स के सामने। मेरी इज्जत का कचरा बनाया है ना, मैं इनका फलूदा बनाकर चट कर जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। शान इग्नोर कर वहां से सीधे अभिनव के पास जाने के लिए निकलते हैं। अभिनव ने उन्हें देखा तो अपनी सीट से खड़े होते हैं, और ये देख शान ने कहा, नहीं भाता है मुझे यूं खुद को दिया गया सम्मान। ये नाम, ये सम्मान ही तो आवारा को आवारा बनने से रोकता है, और आवारा का कोई पद छीने ये आवारा को मंजूर नहीं। ओह, तो कल वीकेंड पर हैं आवारा साहब? आवारा हूं तो थोड़ी आवारगी करने के लिए समय भी तो चाहिए। सप्ताह के 6 दिन आपके और एक ये दिन मेरी आवारगी के नाम। अभिनव, अजय, सप्ताह में 1 दिन भी तुम्हारा दिया गया समय मेरी अकेडमी के लिए मील का पत्थर है। शान, एक आवारा पर इतना भरोसा रखना भी ठीक नहीं जनाब। कब पैरों के नीचे से जमीन खींच ले जाए खबर भी ना होगी। अभिनव, इतना तो मैं जान गया हूं अजय, इस सख्त मिजाज लड़के के पास एक सॉफ्ट सा दिल है जो वक्त के थपेड़ों से घायल हो चुका है, और जो खुद घायल हो वो दूसरों को क्या जख्म देगा। ओके, सी यू द डे आफ्टर टुमारो। कहकर शान वहां से निकल जाते हैं और अपने रूम पर वापस आकर अर्पिता से कहते हैं, अप्पू, आज 1 दिन और निकल गया, कल मैं फिर मसूरी आऊंगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां तुम मुझसे अलग हुई थी। इस आवारा की आवारगी सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें आना ही होगा। और कहने के बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ टांग दी और हाथ में सहेज कर डाली हुई पायल देखने लगते हैं। यादों की किताबों के कुछ पन्ने हवा के जोर से आज भी जब खुल जाते हैं, उन किताबों में लिखा एक एक शब्द अक्स बनकर मेरी नजर के सामने से गुजर जाते हैं। वो अपना गिटार उठाते हैं और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने लगते हैं। गाते हुए रुक जाते हैं,
दिल फिर भर आता है और आंखें बंद किए कुछ देर यूं ही बैठे रहते हैं। शान सुनो, देखो उदास होने के लिए नहीं कहा था हमने। ये क्या कर रहे हैं आप? शान सुनो ना। शान एक झटके से अपनी आंखें खोलते हैं और बड़बड़ाए, अप्पू तुमसे मेरी उदासी नहीं देखी जा रही है तो लौट आओ मेरी पगली। और कुछ देर बाद वो उठे और उन्होंने गिटार एक और रखा और बेड पर बैठकर अपनी अर्पिता की तस्वीर निहारने लगते हैं। वहीं युवराज प्लेन से लखनऊ पहुंच चुका है। रात हो गई है ये जान वो रैन बसेरे के लिए एक होटल देखता है और सुबह ही अकेडमी में जाने का निर्णय लेता है। वहीं अगले दिन शान शिमला से देहरादून और फिर वहां से मसूरी पहुंच जाते हैं और हमेशा की तरह वो उसी रिजॉर्ट में वही कमरा बुक करते हैं और वहां से उस क्लिफ की ओर देखते हैं। बेशक तुम जा चुकी हो यहाँ से, लेकिन तुम्हारे होने का एहसास आज भी यहाँ की हवाओं में घुला है, जो मुझे ये एहसास दिलाता है कि तुम अब भी मुझ में ही शामिल हो, मेरी धड़कन की तरह। और मैं उसी उम्मीद से यहाँ आता हूँ कि तुम वापस जरूर आओगी। वो सारी जगह जाते हैं जहाँ वो अर्पिता के साथ 2 महीने पहले घूमे थे। जलप्रपात पर जाकर वहीं कुछ देर के लिए रुक कर बैठ जाते हैं। वहीं लखनऊ में युवराज पूर्वी के बताए हुए एड्रेस पर जाता है जहाँ अकेडमी में उसे रवीश जी मिलते हैं। युवराज, रवीश जी आप ही हैं शायद? प्रणाम। रवीश, आप कौन? जी मैं युवराज हूँ। पूर्वी जो कुछ महीने पहले आपके यहाँ गिटार सीखने आती थी वो मेरी पत्नी है। रवीश थोड़ा हैरानी से, ओह तो वो युवराज तुम हो? जी, लेकिन मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। प्रशांत मिश्रा यही काम करते हैं आपके साथ? करते थे युवराज, उन्हें अकेडमी छोड़े 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। रवीश की बात सुन युवराज हैरान हो जाता है और कहता है, चले गए? लेकिन कहाँ और क्यों? कहाँ और क्यों ये मुझे नहीं पता। मुझसे तो 3 दिन की ही छुट्टी ली थी, फिर लौट कर आया ही नहीं। तो उनका यहाँ कोई पता ठिकाना, कोई अपना पराया कोई तो रहता होगा? प्रशांत ने पूछा तो रवीश बोले, नहीं है मेरे पास। पहले का रेंटेड एड्रेस था, लेकिन जब से छोटे भाई की शादी हुई तब से कहाँ रह रहे हैं पता ही नहीं। युवराज ये सुनकर उदास हो जाता है कि उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है भाई, फिर तो मेरा कुछ कहना ही व्यर्थ है। कहाँ तो मैं इतनी दूर मसूरी से कुछ अच्छी खबर लेकर आया था, लेकिन वो खबर यहाँ किसी और को नहीं दे सकता। अब तो ईश्वर ही भली करे। और उनसे कहता है, अगर उनके परिवार के किसी सदस्य से मुलाकात हो तो उनसे इतना कहना कि मसूरी के पास ही एक गांव में प्रशांत सर की फैमिली उनका इंतजार कर रही है। कहकर यूवी वहां से वापस आने के लिए निकल आता है। वहीं मसूरी में समय व्यतीत करते करते सांझ हो जाती है और शान वापस से शिमला चले आते हैं। युवराज आकर पूर्वी को बताता है, तुम्हारे सर लखनऊ में अब नहीं रहते, वो लखनऊ से कहीं और चले गए हैं। उनके करंट एड्रेस के बारे में भी अकेडमी में कुछ नहीं लिखा है। ओ गॉड, सच में कितनी मजबूर महसूस कर रही हूं मैं। पूर्वी बोली, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि प्रशांत सर मेरा छोड़ा हुआ संदेश देख लें। अब तो ईश्वर ही सब भली करेंगे, पूर्वी ने कहा और वो वहीं बैठ अर्पिता की ओर देखने लगती है। रात गुजरकर सुबह हो जाती है और अपने कमरे में अर्पिता को देखते हुए तैयार खड़े शान एक नजर घड़ी पर डालते हैं और अपना गिटार साथ ले अकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जहां वो सारे प्रतियोगी छात्रों को लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचाकर स्वयं सारी भीड़ से अलग एक खंबे के पास खड़े हो जाते हैं। टिया प्रशांत की ओर देखती है और मन ही मन बोली, बहुत अकड़ है ना मिस्टर अजय आप में। आप देखो कैसे मैं आपकी अकड़ का फलूदा बनाकर चट करती हूँ। आप तो गाने से रहे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ गिटार की धुन सिखाते हुए देखा है। उस धुन पर गाना तो मालिनी मैम सिखाती हैं। आप देखो किस तरह यहाँ स्टेज पर बुलाकर आपका तमाशा बनाती हूँ, वैसे जैसे आपने मेरा बनाया था सारे स्टूडेंट्स के सामने। कहते हुए टिया मुस्कुराई और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगती है। वहीं शान मालिनी को बोलकर ऑडिटोरियम से बाहर चले आते हैं और बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बुदबुदाते हैं, इन सूखे पत्तों की तरह त्रस्त होकर बिखर चुका हूँ। उम्मीद इतनी ही है कि कभी न कभी समेटने के लिए शीतल हवा बनकर तुम जरूर आओगी। वो वहीं बैठे होते हैं कि तभी घबराते हुए मालिनी वहां आती है। अजय, मिस्टर अजय, अंदर चलिए। टिया ने सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि उसका गला कोई विशेष स्वस्थ नहीं है, जिस कारण उसकी परफॉर्मेंस में आप उसके साथ गाएंगे। मालिनी की बात सुन शान बोले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है और क्या नहीं। ये जीवन उसका, प्रतियोगिता जीतनी है या नहीं निर्णय उसका, मेरा कुछ नहीं मालिनी। मैं नहीं गाऊंगा और किसी के सुरों से मिलाकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं आता हो, बाकी ये तो समय बताएगा कि मुझे आता है या नहीं। मालिनी उनकी बातों को समझ नहीं पाती और कंफ्यूज होते हुए बोली, अब तुमसे तो मिस्टर कुमार ही निपटेंगे। समय बताएगा कि मुझे आता है या नहीं। मालिनी उनकी बातों को समझ नहीं पाती और कंफ्यूज होते हुए बोली, अब तुमसे तो मिस्टर कुमार ही निपटेंगे, वही तुम्हें स्टेज तक लेकर जा सकते हैं। उसकी बात सुन शान बोले, कोशिश कर लीजिए, आवारा तो चला आवारगी के लिए। कहते हुए शान उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मालिनी उनके व्यवहार से हैरान और परेशान होते हुए कहती है, एक नंबर का सनकी और पागल इंसान है, न जाने क्यों और कैसे मिस्टर अभिनव ने इसे यहाँ नियुक्त कर रोका हुआ है। चलते हुए शान ने कहा, बेवजह इन राहों पर भटकना न जाने क्यों मेरी रूह